हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो ये चैप्टर 1 का चल रहा है। ठीक है, पार्ट 8 हमने ख़त्म कर दिया जहाँ पे हमने न्यूरॉन के क्रियात्मक और रचनात्मक अवयव देखे थे। अब हम आगे न्यूरॉन को पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के कितने सारे भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, अंदर न्यूरॉन की अंदरूनी जानकारी अब हम लोग लेंगे। न्यूरॉन दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखना है, हमें सीखना है पूरी तरह से न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन आखिर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये रहा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन के कुल भाग। कितने भाग होते हैं? तो कुल 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आपकी किताब में काफ़ी खूबसूरत सा एक तस्वीर दी हुई है, मैंने दूसरा लिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख करके समझ सकते हैं, चीज़ें सेम ही है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोन के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन के 3 भाग, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइटोन के बारे में। देखिए साइटोन, साइटो 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 क्या याद आ रहा है? साइटो यानी कि सेल। ठीक है, मतलब एक ऐसा हिस्सा न्यूरॉन का जो पूरी तरह से लगभग कोशिका की तरह दिखता है, जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और बाकी के हिस्से को सेल बॉडी कहते हैं, मतलब बिल्कुल कोशिका की तरह। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यह अनियमिताकार रचना है। कोई जैसे हमारी कोशिका क्या होती है, गोल आकार की होती है। पादप कोशिका कैसी होती है, षष्ठकोण के आकार की होती है। तो एक शेप इसमें दिखता है, लेकिन जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो साइटोन वाला पार्ट है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, अनियमिताकार रचना है, इसीलिए ऐसा बोला गया। अच्छा, जिसके न्यूरोप्लाज्म में पूर्ण विकसित केंद्रक। अब आपको पता है न्यूरोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि प्लाज्म का मतलब आपको पता है। ठीक है, प्लाज्म का मतलब होता है तरल पदार्थ। ठीक है, कोई तरल पदार्थ जो हमारी कोशिकाओं में रहती है, कोशिकाओं में रहता है तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कोई तरल पदार्थ रहता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर मौजूद है तो इसको न्यूरोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूरॉन के अंदर मौजूद एक तरल पदार्थ है जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कह रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस न्यूरोप्लाज्म में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहा केंद्रक। आरएनए युक्त राइबोसोम, राइबोसोम के दानेदार नेसल्स कण, तंतुमय न्यूरोफाइब्रिल्स सहित एवं सेंट्रोसोम को छोड़कर बाकी सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि न्यूरॉन की कोशिकाओं में, मतलब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, सेंट्रोसोम अब क्या होता है, सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देता हूँ। अगले चैप्टर में सेंट्रोसोम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा हमारे चैप्टर 2 में। तो सेंट्रोसोम कोशिका का एक ऐसा अंग है, मतलब एक ऐसा कोशिकांग है जो कि कोशिका के विभाजन में काम आता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें सेंट्रोसोम अगर ना हो तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। हमारे शरीर में एक ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। बाकी हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में सेंट्रोसोम जो है मौजूद है, क्योंकि हमारे शरीर का जैसे देखते हैं ना कि कट वट जाता है तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, फिर से वहाँ पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन हो रहा होता है। और कोशिका विभाजन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम होता है हर कोशिका में। इसी वजह से कोशिका विभाजन जो है वहाँ जल्दी जल्दी होता है। हमारे शरीर में न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो कभी विभाजित नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं। साइटोन से डेंड्रॉन एवं एक्सॉन निकलते हैं। तो देखिए ये हमारा जो हिस्सा है इसको कहते हैं साइटोन। ठीक है, इसको कहते हैं साइटोन। और यहाँ से ये जो जड़ जैसी आकार दिख रही है, ठीक, जड़ जैसा, या फिर इसको ऐसे कहते हैं झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, एकदम पूरे सामने की तरफ झाड़ू है, ये डंडा है। तो यहाँ पर ये जो झाड़ू के बाल दिख रहे हैं इसको कहते हैं डेंड्रॉन, और इससे नीचे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो साइटोन से ही डेंड्रॉन भी निकलते हैं और एक्सॉन भी निकलता है। अच्छा,
साइटोन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है अथवा निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इसीलिए न्यूरॉन कभी भी विभाजित नहीं होता। ठीक, देख लिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, न्यूरॉन की संख्या सदा एक समान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता। अब ये बार बार टूटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो हमेशा के लिए जितना नंबर है उतना ही रहता है। ओके, अच्छा ये कहाँ मिलता है? तो ये मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु के धूसर द्रव में मौजूद रहता है। ठीक है, धूसर द्रव, अब मैंने जब आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया तो वहाँ पे बताया कि धूसर द्रव जो है वो क्या होता है, वो हड्डियों के, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके एकदम बीच में पाया जाता है, पतला सा। ठीक है, ओके, इसका काम क्या होता है साइटोन का? तो डेंड्रॉन द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को ग्रहण कर एक्सॉन द्वारा अन्य न्यूरॉन में प्रेषित करना, यही इसका काम है। डेंड्रॉन क्या करता है? दूसरे न्यूरॉन से ये चिपका हुआ रहता है। डेंड्रॉन जो है जानकारी लेता है, वो पहुंचाता है साइटोन तक, और साइटोन जो है वो एक्सॉन तक पहुंचाता है, फिर एक्सॉन जो है आगे दूसरे न्यूरॉन तक जानकारी जो है वो पहुंचा देता है। ऐसे ही करके ना पूरा चेन बना हुआ है, पूरा एक्चुअली हमारे बॉडी में पूरा जाल बिछा हुआ है न्यूरॉन का। अच्छा, न्यूरॉन में और क्या साइटोन क्या करता है? न्यूरॉन की चयापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये पूरा कोशिका ही है, भले सेंट्रोसोम नहीं है मगर कोशिका तो है ना। कोशिका में, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली हर चीज़ है, हर चीज़ है, जैसे गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के होने की वजह से क्या होता है कि जो भी कोशिका का काम होता है, ठीक है, कोशिका भी तो खाना खाती है, सांस लेती है, कोशिका जिंदा है तो हम जिंदा है, तो कोशिका को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, यानी कि खाना पचाना, उसको निकाल देना, ये सारा काम जो है कोशिका में होता है, न्यूरॉन के कोशिकाओं में होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये साइटोन में होता है। ओके, उम्मीद है आपको साइटोन समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है डेंड्रॉन। ठीक, डेंड्रॉन या फिर और डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, ये क्या है? साइटोन से निकलने वाली उंगलियों के समान छोटी छोटी रचनाओं को डेंड्रॉन कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से अनेक पतली पतली धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, ये जो मोटा सा निकला हुआ है ये सब, इसको कहते हैं डेंड्रॉन। ठीक है, ये है डेंड्रॉन। और इससे निकले हुए बहुत सारे जाली नुमा रचनाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स समझ आ गया। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? तो ये भी मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु के दूसरे द्रव में पाए जाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे साइटोन मिलेगा वहीं तो डेंड्रॉन मिलेगा, क्योंकि साइटोन से ही तो डेंड्रॉन निकलता है। ठीक है, ओके। ग्राहक के रूप में त्वचा के नीचे उपस्थित रहता है। ठीक है, हमारी त्वचाओं के नीचे, मतलब पूरे शरीर में। ठीक है, त्वचा के नीचे, ठीक, ये डेंड्रॉन ही चिपका हुआ रहता है। उसके बाद फिर बाकी सारे जो पार्ट हैं न्यूरॉन के वो सब रहते हैं। कार्य क्या है? तो संवेदनाओं को ग्रहण करना और इसको साइटोन तक पहुंचाना, यही डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स का काम है। बढ़ते हैं आगे एक्सॉन के बारे में। अब एक्सॉन क्या है? तो साइटोन के एक्सॉन हॉलिक से निकलने वाली पतली समव्यासी लंबी रचना को एक्सॉन कहते हैं। कुछ एक्सॉन में पार्श्व शाखाएं होती हैं जिन्हें अक्ष शाखाएं कहते हैं। देखिए, तो इस हिस्से का नाम क्या है? जहाँ से साइटोन से, जहाँ पर एक्सॉन जो है वो मिलता है या यहीं से निकलता है, इसको ही कहते हैं एक्सॉन एक्सॉन हेलॉक, जहाँ से हमारे जो साइटोन से एक्सॉन जो है वो निकलता है। अब एक्सॉन को जैसे ही आगे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फिर से वापस जड़ जैसी रचनाएं मौजूद हैं, जिनको क्या कहते हैं? अक्ष शाखाएं कहते हैं। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैंने सेल की, प्लाज्म का मतलब मैंने बताया क्या? द्रव है। तो न्यूरोप्लाज्म इसमें था। एक्सॉन में क्या है? एक्सॉन में एक्सोप्लाज्म है। ठीक है, मतलब वो तरल पदार्थ जो एक्सॉन में मौजूद रहता है। एक्सॉन को घेरने वाली सबसे भीतरी झिल्ली को एक्सोलीमा के ऊपर, एक्सॉन को घेरने वाली सबसे भीतरी झिल्ली एक्सोलीमा के ऊपर माइलिन स्थित होता है, जो न्यूरोलेमा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर मौजूद रहती हैं सारी की सारी चीज़ें। क्या है? तो अगर हम इसको खोल करके देखें तो अंदर वाले हिस्से में क्या रहता है? एक्सोलीमा। ठीक, उसके ऊपर एक माइलिन
माइलिन एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ है, उसके ठीक ऊपर न्यूरोलिमा नाम का एक और झिल्ली रहता है, झिल्ली यानी कि पर्दा। ओके, तो अच्छा, माइलिन स्थित एवं न्यूरोलेमा के बीच केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्वान कोशिकाएं कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। यहाँ पर ये हर एक पार्ट जो है एक एक कोशिका की तरह काम करता है, हर एक पार्ट एक एक कोशिका की तरह काम करता है, जहाँ पर हर एक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ बीच में देख रहे हैं जो ब्लू ब्लू कलर का डॉट डॉट दिया हुआ है, सारे के सारे केंद्रक हैं। और यहाँ पर इसी हिस्से को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं, एक साथ मिला करके स्वान कोशिकाएं कहते हैं। अच्छा, माइलिन स्थित निश्चित अंतराल पर धंसी रहती है, जिसे रैनवियर की गांठ कहते हैं। ठीक है, रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं यहाँ पे बीच में। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ जो आपको ये बीच में धंसा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसी को कहते हैं रैनवियर की गांठ। अच्छा, एक्सॉन का अंतिम सिरा कई पतली शाखाओं में विभाजित होता है, जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या फिर एक्सॉन ब्रश कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन ब्रश कहते हैं। ओके, अच्छा, ये भी प्राप्ति स्थान इसका क्या है, संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये पाया जाता है। काम इसका, यह साइटोन से संवेदनाओं को ग्रहण कर सिनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, अब यहाँ से आगे जो है अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स जो हैं वो यहीं पे आगे चिपके हुए रहते हैं, जिसके बाद इस सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमने जानकारी दी, मतलब उद्दीपन को ग्रहण किया, साइटोन तक पहुँचाया, साइटोन ने एक्सॉन तक पहुँचाया, एक्सॉन फिर अगले वाले डेंड्राइट तक पहुँचाएगा अगले न्यूरॉन के। तो इस तरह से जो है जानकारी हमारे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती रहती है। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम न्यूरोग्लिया पे। न्यूरोग्लिया के बारे में अभी मैंने बताया, न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये एक तरह से न्यूरॉन का छोटा भाई है। न्यूरॉन जो है वो अगर मर जाएगा तो उसकी जगह पे न्यूरोग्लिया चला आता है। अब देखिए, न्यूरोग्लिया अगर न्यूरॉन की जगह आता है तो जाहिर सी बात है इसका भी काम न्यूरॉन के तरह ही होता है। ओके, आगे इसको देखते हैं। तंत्रिका तंत्र में तंतुमय तथा कोशयुक्त यौगिक ऊतक के परिवर्तित रूप होते हैं। तंत्रिका तंत्र के तंतुमय तथा कोशयुक्त यौगिक ऊतक के परिवर्तित रूप होते हैं, जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूरॉन के नष्ट हो जाने पर उनका स्थान यही ग्रहण करता है। ये तंत्रिका तंत्र के सहायक या सहायता प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र को सहायता पहुंचाने वाली कोशिकाएं कौन होती हैं, न्यूरोग्लिया होती हैं। बिल्कुल, जहाँ पे न्यूरॉन नहीं है वहाँ पे न्यूरोग्लिया मौजूद आ जाएगा, मतलब आ जाएगा चुपचाप से, एकदम शांति से। अच्छा, तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली संपूर्ण कोशिकाओं में 90% न्यूरोग्लिया होता है और 10% सिर्फ न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरोग्लिया हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे कि अगर न्यूरॉन ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर न्यूरॉन नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही तो हमारे लिए सब सारी जानकारियाँ प्रोसेस करता है, लेता है, रिस्पॉन्स करता है, वो सब। अगर ख़त्म हो जाए न्यूरॉन तो हम भी ख़त्म। इसीलिए भगवान ने क्या किया, न्यूरॉन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी जगह पे इनको भेज दिया, भाई ये लो, चलो कोई नहीं, ये न्यूरॉन जो है वो विभाजित नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो फिर मर जाएगा ना इंसान, या फिर सारे जीव जंतु जो है मर जाएंगे ना न्यूरॉन के मर जाने पर। तो इसीलिए भगवान ने भेज दिया कि लो, न्यूरोग्लिया भी रख लो, अगर न्यूरॉन काम नहीं करते हैं तो ये चले आएंगे। ये न्यूरॉन की तरह है, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन होता है। ओके, बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए इंसान जो है वो 70-80 साल तक आजकल के टाइम पे ज़िंदा रह लेता है। क्यों? और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद रहती हैं हमें। रिस्पॉन्स करना है या कुछ भी करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। न्यूरॉन हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहता, ये अमर नहीं है, ठीक है, मरता ही है, लेकिन इसकी जगह पे न्यूरोग्लिया आ जाती है। अब न्यूरोग्लिया भी तो मरते होंगे, अब फिर इनकी जगह पे और दूसरे न्यूरोग्लिया चले आते हैं, मतलब इनका विभाजन होता है इसी वजह से थोड़े थोड़े करके। वैसे ही ये न्यूरोग्लिया जो है वो हमारे शरीर में ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में न्यूरोग्लिया मौजूद नहीं होता। ठीक है, हमारा दिमाग तब तक रहता है, न्यूरॉन तब तक रहता है जब तक कि
हम रहते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, काम इसका क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान करता है। बिल्कुल, ये बूढ़े की लाठी है, हाँ, बुढ़ापे की लाठी यही है हमारे लिए, तो इसीलिए इनको संभाल करके रखना है। हाँ, अब खाते पीते रहिए, स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए पीजिए, पानी पीजिए, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। ठंडा अगर पीना है तो फिर बहुत सारे नींबू पानी है, पुदीना पानी है, नारियल पानी है, सब ठंडी चीज़ें हैं, खाइए पीजिए, मज़े कीजिए। क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी करके अपना ख़राब करना है सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण भी करते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं। तो न्यूरोग्लिया जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, न्यूरॉन भी ज़रूरी है, लेकिन न्यूरोग्लिया हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में है, न्यूरॉन जो है थोड़े कम मात्रा में है। चलिए, फिर भी हमारा शरीर जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो इसको अच्छे से काम करना ज़रूरी है। बुरी आदत ना लगाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं, पढ़ाई करें मन से, आपको काफ़ी आगे फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।